दोस्तों, क्या आपने कभी डायन के बारे में सुना है? बहुत सारे लोगों ने डायन के बारे में सुना होगा और यहाँ तक कि लोगों ने देखा भी होगा। जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर किसी डायन को देखा होगा या अपने दादा दादी से, गांव वालों से डायन के बारे में ज़रूर सुना होगा। डायन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डायन बेसिकली कोई भूत प्रेत नहीं है, एक जिंदा औरत होती है जो बलिया दे के कई सिद्धियां करके अपनी ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाती है और वो बहुत सिद्धियों को सिद्ध कर लेती है। इतनी शक्तिशाली वो हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना किसी बड़े तांत्रिक या बाबा के पास में भी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसे कंट्रोल कर ले। आज का ये किस्सा बेसिकली इसी के ऊपर है। ये जो किस्सा हमारे साथ में शेयर किया है उसका नाम है संजय। संजय को उसके चाचा ने ये सारी स्टोरी बताई है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी स्क्रीन पे pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। ये स्टोरी हमें संजय ने शेयर की है। ये जो कुछ भी सारा जो किस्सा है वो संजय को उसके चाचा ने बताया है। संजय के चाचा का नाम गोपाल है, तो हम अब गोपाल पे ही बात करेंगे। गोपाल बेसिकली अपने गांव से दूर एक शहर में रहा करता था जहां पे वो एक नौकरी किया करता था। गोपाल के गांव में एक औरत थी जिसका नाम था शिवपाली। बेसिकली राजस्थान का एक गांव था जहां पे एक औरत थी शिवपाली। उस गांव में उसके बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई थी कि शिवपाली एक डायन है। वो बहुत सारी तंत्र विद्या जानती है, बहुत सी सिद्धियां उसने सिद्ध कर रखी हैं। वो रात को पता नहीं कैसी कैसी पूजा करती है। रात को वो शमशान घाट से जाके वहाँ की मिट्टी लेके आती है अपने घर में। उस मिट्टी से और एक जिंदा काले मुर्गे को काट कर वो पता नहीं कैसी कैसी पूजा करती है। ऐसा गांव वालों का कहना था। अगर किसी ने शिवपाली के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो उसको या तो मार देती, कैसे न कैसे करके उसका एक्सीडेंट करवा देती। ऐसी बातें शिवपाली के बारे में फैली हुई थी गांव में। एक बार गोपाल अपने शहर से गांव में आता है थोड़े दिन गांव में रहने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी गांव की और अपने घर वालों की। गोपाल की अभी शादी नहीं हुई थी। वो अपने गांव में आता है। जब शाम को वो घूमते घूमते अपने गांव के चौपाल पे पहुंचता है जहाँ पे 5-7 बूढ़े लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे वो जाके उनके पास में मिलता है, सभी को नमस्कार राम राम करता है। जब वहाँ पे बैठे बैठे ये आपस में बात कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से शिवपाली की बात स्टार्ट हो जाती है। सभी बूढ़े जो भी बुजुर्ग थे वो बताते हैं कि शिवपाली कैसे पूजा करती है और अगर किसी ने उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो उसको नहीं छोड़ती है। तो गोपाल जो शहर में रहता था उसके विचार मॉडर्न हो चुके थे, गांव से काफ़ी टाइम से वो दूर था। तो वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो आप पागलों जैसी, वो औरत तुम लोगों को पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। ऐसी आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती, कोई सिद्धियाँ विद्या नहीं है उसके पास में। अगर ऐसी कोई सिद्धि शक्ति है तो लो मैं बोलता हूँ मेरा कुछ भी करके दिखाए, मेरा एक बाल भी बाका करके दिखाए। कुछ गलतियों से हमसे कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं और नाम उस शिवपाली का आ जाता है कि उसने किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा वो बोल ही रहा था कि वो बूढ़े लोग बोलते हैं कि बेटा ऐसे मत बोलो, तुम नहीं जानते अभी शिवपाली के बारे में। अभी जो तुम हमें ये चीज़ें बोल रहे हो कहीं ये भी उसको सुनाई दे गई, पता चल गया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो गोपाल बोलता है कि ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। जिस दिन वो मेरे सामने आई और ऐसी हरकत उसने की तो मैं खुद ही उसको मार दूंगा। वो पागल बुढ़िया है और कुछ भी नहीं है। और गोपाल ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी बाइक लेके और वो अपनी खेतों की तरफ जाने लगता है। शाम का समय हो चुका था, करीबन 7 बजे 8 बजे का टाइम हो चुका था। गांव में अंधेरा हो जाता है। जैसे ही वो कच्चे रास्ते से अपने खेत की तरफ जा रहा था तो बीच में एक पीपल का पेड़ आता है जहाँ पे लोगों का कहना है कि कई बार शिवपाली उस पीपल के पेड़ के नीचे भी पूजा करती है। जैसे ही वो उस पेड़ के करीब से निकला तो उसको कान में एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वो उस पेड़ से थोड़ा सा आगे निकलने वाला था कि अचानक
उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ पे रुकता है और उससे पूछता है कि आप कौन है, यहाँ पे क्यों खड़ी है अंधेरे में। तो वो लड़की बोलती है कि मैं दूसरे वाले गांव की हूँ, मेरे को लेने कोई आने वाला है, इसलिए मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो गोपाल बोलता है कि चलो मैं भी आपके पास में रुक जाता हूँ, जब तक वो जो आपको लेने वाला आने वाला है वो नहीं आ जाता, इतनी देर मैं आपके पास में रुक जाता हूँ। आपका अकेले रहना, अकेले खड़े रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। तो गोपाल उसके पास में रुक जाता है। वो थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं, लेकिन गोपाल उसको देख के एक अजीब सी पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया, जैसे कि ऐसी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी। वो लड़की उससे कुछ बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वो एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ था। और मैंने जैसे बताया कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर गोपाल अचानक उस लड़की को बोलता है कि आप करते क्या हैं, क्या आपकी शादी हो गई? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ, आप जैसा कोई अगर मेरे को मिल जाए तो शादी कर लूँ। ये सुन के गोपाल, जो कि एक चढ़ती उम्र का बच्चा था, करीबन उसकी उम्र 20-21 साल की थी, तो वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर गोपाल बोलता है कि आपको कोई लेने आने वाला था, अभी तक आया नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि आ जाएगा, इसमें इतनी भी क्या जल्दी है, आपको मैं पसंद नहीं आई क्या? आपके पास मैं टाइम बिता रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, आपको मेरे बातें करना अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो गोपाल बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ी देर उससे और बातें करता है और अचानक वो लड़की गोपाल के शरीर को टच करना स्टार्ट कर देती है। गोपाल को थोड़ा तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन गोपाल भी उस चीज़ को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद में वो लड़की उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। गोपाल अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की अचानक से मेरे को मिली और इतना अटैचमेंट हो गया, मेरे नज़दीक आ रही है। गोपाल से भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद में उनके बीच में एक फिजिकल रिलेशन बनता है और वो उसके साथ में संभोग करने लगता है। जैसे संभोग क्रिया खत्म होती है, वो अपने कपड़े पहन ही रहा था कि अचानक वो उस लड़की की तरफ देखता है। तो वो जो सुंदर लड़की अब तक दिख रही थी, वो अचानक से बूढ़ी औरत में कन्वर्ट हो जाती है और वो बोलती है कि क्यों बेटा, मैं पागल हूं ना, मेरे से तेरे को डर नहीं लगता? ये देख के गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे दिखाई देता है कि ये और कोई औरत नहीं, वो शिवपाली है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा इतना डरावना हो चुका था। गोपाल फटाफट अपनी बाइक वहां से उठाता है और अपनी बाइक को भगाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कच्चे रास्ते से रोड के ऊपर चढ़ता है, अचानक से रोड के ऊपर एक ट्रक आता है। जैसे गोपाल के नजदीक वो ट्रक पहुंचता है, गोपाल अपने आप को बचाने के लिए बाइक को साइड में गिराने की कोशिश करता है, कूदने की कोशिश करता है, लेकिन गोपाल का पैर ट्रक के नीचे आ जाता है। ट्रक वाले ने भी ब्रेक मार लिए थे, लेकिन उसका पैर टायर के नीचे आ चुका था। टायर के नीचे आने से उसका पैर फट चुका था। ड्राइवर उतरता है ट्रक का, उसे संभालता है। 2-4 गांव के लोग और वहां पे आते हैं और उसको उसी गांव के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उस पैर में इतना इन्फेक्शन हो गया था, फटने की वजह से उस पैर को काटना पड़ता है। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो उसने वो सारी चीज़ें तो नहीं बताई जो उसने उस लड़की के साथ में किया, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया कि मेरे को वो बूढ़ी औरत जो आप बताते हो शिवपाली, वो मेरे को वहाँ पे मिली और मेरे को बोली तू मेरे को पागल समझ रहा था ना, अब देख मैं तेरा क्या असर करती हूँ। ये सुन के सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि हाँ, उस शिवपाली ने किया है। बच्चे बच्चे तक ये बात जानते थे कि इसने उस दिन उसके बारे में चैलेंज दे के बोला था कि अगर वो मेरे सामने आई तो मैं खुद उसको मार दूंगा, वो पागल औरत है। सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि शिवपाली ने उस दिन उसकी ये बात सुन ली थी और उसका हाल उसी ने किया है। थोड़ा टाइम निकलता है, गोपाल अब अपने घर पे ही रहता, गांव में, शहर नहीं जाता है क्योंकि उसका पैर कट चुका था। अब शिवपाली का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। शिवपाली अपने घर में वैसे तो अकेले रहा करती थी, लेकिन शिवपाली का पति भी था जो कि बाहर एक शहर में काम किया करता था। शिवपाली का एक बेटा था, वो भी किसी दूसरे शहर में काम किया करता था। शिवपाली के बेटे ने शादी कर ली थी और वो जो लड़की जिससे शादी की थी वो उसी के साथ शहर में रहा करती थी, गांव में एक बार भी उसके साथ में नहीं आई थी। शिवपाली का जो पति था जिसका नाम गोविंद था, वो अपने गांव में आता जाता रहता था कभी कभार।
थोड़ा टाइम बीतता है। शिवपाली का जो पति है गोविंद, वो अपने गांव में आता है। गोविंद एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, सभी के साथ मिलजुल के रहता था, सभी गांव वालों के साथ में उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। जब वो अपने गांव में आता है और गांव में अपने सभी यार दोस्त जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास मिलने के लिए जाता है, तो वो सभी लोग उससे बोलते हैं कि यार तेरी पत्नी जो शिवपाली है वो भाई पूजा पाठ बहुत करती है, बहुत सी पूजा करती है। तो गोविंद बोलता है कि यार इसमें क्या है, अच्छी बात है ना पूजा करती है। लेकिन गांव वाले उसको कुछ खुल के बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में ये डर था कि कहीं शिवपाली ने सुन लिया तो वो उनका भी वही हाल करेगी जो गोपाल के साथ उसने किया है। गांव वाले गोविंद को गोपाल के बारे में बताते हैं कि उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसे चैलेंज दे के गया था। लेकिन गोविंद बोलता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, वो पूजा करती अच्छी बात है। गोविंद को भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ पूजा जरूर करती है लेकिन वो किसी जान नहीं ले सकती। और शिवपाली भी गोविंद के आने के बाद में बिल्कुल सीधी सादी ऐसे बन जाती थी कि जैसे ऐसी नारी तो कहीं दुनिया में नहीं है। गोविंद अपने घर में जाता है, शिवपाली को वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता कि गांव वाले क्या बोल रहे हैं। एक दो दिन जैसे गुजरते हैं। एक दिन गोविंद रात को सो रहा था। जैसे उसकी रात को आँख खुलती है तो वो अपने गेट के बाहर जाता है। गेट के बाहर जाकर वो पानी वगैरह पीता है तो उसे कुछ नज़र आता है, जैसे कि उसके घर के बाहर से कोई लालटेन लेके गुजर रहा है। उसने सोचा इतनी रात को कौन जा रहा है, लेकिन जैसे उसने अपने घर की चारदीवारी का गेट खुला हुआ देखा तो वो फटाफट घर के अंदर गया। अंदर जाके देखा तो अंदर शिवपाली नहीं थी। तो उसे पक्का यकीन हो गया कि शायद गांव वाले सच कहते हैं, ये पक्का शिवपाली है। गोविंद शिवपाली के पीछे पीछे चला जाता है, उसका पीछा करता है कि आखिरकार ये जा कहाँ रही है और क्या करती है। वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। शिवपाली उसी पीपल के पेड़ के पास में जाती है, वहाँ पे जाके वो बैठती है। उसके हाथ में एक चाकू था और उसके सामने एक काला मुर्गा था। गोविंद ये पीछे से देख ही रहा था कि शिवपाली ने अचानक से उस मुर्गे की गर्दन पकड़ी और एक ही झटके में चाकू से उस गर्दन को काट दिया। और उससे जो खून निकल रहा था वो जैसे ही उस मिट्टी में पड़ रहा था, उस मिट्टी से वो पता नहीं क्या कर रही थी और अपने मुंह से मंत्र बोल रही थी। ये सारी चीजें देख के गोविंद उसको बोलता कि शिवपाली यहाँ पे क्या कर रही है। तो शिवपाली उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जैसे कि किसी ने उसे देख लिया हो और वो अचानक से चौंक गई हो। वो चुपचाप वहाँ से खड़ी होती है और अपने घर पे चली जाती है। गोविंद भी पीछे पीछे उसके घर पे चला जाता है। शिवपाली घर में आने के बाद में एक कमरे में जाके गेट बंद करके अंदर चली जाती है। गोविंद भी दूसरे कमरे में चला जाता है और सोचता है कि कल सुबह इससे इस बारे में बात करेंगे। जैसे दूसरा दिन होता है, सुबह गोविंद शिवपाली से बोलता है कि कल रात तुम कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। लेकिन शिवपाली उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो उसकी तरफ गुस्से से देखती और उसको इग्नोर कर देती, अपना काम करने लग जाती। जब गोविंद को उसने कोई जवाब नहीं दिया तो गोविंद गोपाल के पिताजी के पास में जाता है। गोपाल का घर इनके बाजू में ही था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। गोपाल के पिताजी के साथ में गोविंद का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ में दोस्ती थी। तो गोविंद गोपाल के दादाजी से बोलता है कि ये जो गांव वाले सभी मेरी पत्नी शिवपाली के बारे में बोलते हैं, ये सारी चीज़ मेरे को सच लगती है, क्योंकि कल रात को शिवपाली ऐसे ऐसे गई थी। मैंने जब उसका पीछा किया तो वहाँ पे वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी, एक मुर्गे की उसने गर्दन काट दी। गोपाल के पिताजी को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन वो उस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि गोपाल के दादाजी को पता था अगर मैं कुछ बोला तो ये गोविंद तो एक दो दिन में यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद में शिवपाली मेरे को नहीं छोड़ेगी, उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो गोपाल के दादाजी बोलते हैं कि यार जाने दे, जो करती है वो करने दे, तेरे और मेरे से रोकने से वो रुकने वाली भी नहीं है, जो करती है करने दे यार, तू अपना काम कर, क्यों ध्यान देता उस पर। तो गोविंद बोलता कि हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरे को क्या है, करने जो करती है करने दो, मरने दो, मैं कल सुबह अपने शहर में चला जाऊँगा काम पे। लेकिन किसे पता था कि गोविंद की वो आखिरी रात थी। गोविंद अपने घर पे चला जाता है। दूसरे दिन गोपाल के दादाजी सुबह जैसे खेतों में गांव वाले लोग होते हैं वो खेतों में ही फ्रेश होने के लिए जाते हैं, पहले के टाइम पे जाते थे। तो गोपाल के दादाजी अपने घर से बाहर निकले,
फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ जाने लगे तो बाजू में ही जैसे गोविंद का घर था, तो गोविंद बाहर खटिया पे लेटा हुआ था। तो गोपाल के दादाजी बोलते हैं, अरे गोविंद चल आजा, घुमाने ले चलता हूँ तेरे को खेतों में। लेकिन गोविंद के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो गोपाल के दादाजी ने सोचा कि शायद वो सो रहा है। गोपाल के दादाजी ने फिर से 2-3 बार आवाज़ लगाई, अरे गोविंद आजा, चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन कोई भी रिप्लाई गोविंद नहीं दे रहा था। गोपाल के दादाजी ने सोचा कि यार 3-4 बार बोल लिया, ऐसी क्या गहरी नींद हो गई। तो गोपाल के दादाजी गोविंद के पास में जाते हैं। जाकर जब वहाँ देखते हैं तो गोविंद की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और उसके शरीर में जान नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। जब गोपाल के दादाजी ने सभी गांव वालों को ये चीज़ें बताई कि गोविंद की लाश पड़ी है उनके घर में, तो सभी लोगों को पता चल गया कि उसे और किसी ने नहीं, शिवपाली ने ही मारा है। गोपाल के दादाजी ने भी गांव वालों को बताया कि कल गोविंद मेरे पास में आया था, उसने अपनी पत्नी को ऐसा करता देखा था। सभी गांव वाले समझ चुके थे कि ये चीज़ शिवपाली ने ही की है, उसको शिवपाली ने ही मारा है। ये बात जब उनके बेटे को पता चली, शिवपाली के बेटे को, तो वो उनका बेटा जो शहर में काम करता था वो अपनी बीवी को लेके गांव में आता है। गोविंद का अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। अब जो गोविंद का बेटा शिवपाली का बेटा था वो ये फैसला करता है कि अब वो गांव में ही रहेगा, क्योंकि जो शिवपाली है उसकी माँ है वो अब अकेली रह चुकी है। पहले तो गोविंद कभी कभार गांव में आ जाया करता था माँ के पास में, लेकिन अब वो अकेली रह चुकी है, इसलिए मैं यहीं पे रहूँगा। शिवपाली का बेटे का नाम विकास था। विकास ने अपनी माँ को कहा कि माँ अब मैं यहीं पे रहूँगा आपके पास में। लेकिन शिवपाली को ये बात सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। उसे पता नहीं कौन सी अपनी इनसिक्योरिटी ऐसी फील हो रही थी। वो चाहती नहीं थी कि उसका बेटा और बहू यहाँ पे रुके। शिवपाली ने विकास को बोला भी कि बेटा मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तू अपने काम पे ध्यान दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन विकास उसकी किसी भी बात को नहीं मानता है और उसे बोलता है कि नहीं माँ अब मैं यहीं पे रहूँगा। थोड़े दिन सही बिल्कुल एकदम सही निकलते हैं, उसकी बहू भी यहाँ पे रहती है। 20-25 दिन का टाइम निकल जाता है। एक दिन विकास की बीवी की आंखें खुलती हैं रात को, उसको टॉयलेट करने जाना था। वो जैसे ही अपने घर के बाहर टॉयलेट करने के लिए जाती है तो उसे नज़र आता है कि दूसरे कमरे में उसकी जो सास है शिवपाली, वो कोई मंत्र पढ़ रही है। वो ये देख के डर जाती है और सीधा अपने रूम में आती है और विकास को आके बोलती है कि तुम्हारी माँ रात को ऐसा मंत्र पढ़ रही है और मैंने कई गांव वालों से भी सुना है कि तुम्हारी माँ पता नहीं किस चीज़ की पूजा करती है, कई सिद्धियाँ उन्होंने सिद्ध कर रखी है, कई लोग उसे डायन भी बोलते हैं। विकास अचानक से गुस्से में बोलता है कि तो क्या हुआ, माँ पूजा करती है तो इसमें गलत क्या है, और तू अपना काम से मतलब रखा कर, मेरी माँ के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विकास की बीवी चौंक जाती है कि विकास ऐसे कैसे बोल रहा है। विकास इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कि शिवपाली ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये सब कुछ उस रात हुआ। विकास की बीवी चुपचाप सो जाती है। दूसरे दिन विकास सारी चीज़ें शिवपाली को बताता है कि ये सारी चीज़ें रात को उसकी पत्नी उससे बोल रही थी। दूसरा दिन कैसे न कैसे चला जाता है, लेकिन जब रात होती है तो रात को विकास अपनी पत्नी को अचानक से मारने लग जाता है और उसकी चोटी पकड़ के उसे बाथरूम में ले जाकर बंद करता है और उसे आग लगा देता है। जब विकास की बीवी चिल्लाती है तो सारे गांव वालों को जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, सभी गांव वाले वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसको बचाने के लिए जब बाथरूम का गेट तोड़ते हैं, इतने तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास की बीवी पूरी तरीके से जल चुकी थी। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वहाँ पे आती है, सभी जांच वगैरह करती है और विकास को पकड़कर वो जेल में ले जाती है। लेकिन विकास के जेल जाने से शिवपाली के चेहरे पे गांव वालों को कुछ भी ऐसी चिंता नहीं दिख रही थी। ना तो उसको उसकी बहू का कोई गम था जलने का, ना ही उसके बेटे का कि वो जेल में है। थोड़े दिन विकास जेल में रहने के बाद में पुलिस वालों को कुछ ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा और विकास वहाँ से बाहर आ जाता है। विकास जेल से बाहर आने के बाद में सीधा अपने शहर चला जाता है, उसी जगह पे जहाँ पे वो काम करता था। थोड़ा टाइम बीतता है। विकास कुछ दिनों के बाद में फिर से अपने गांव में आता है, लेकिन अब की बार वो किसी एक नई लड़की को अपने साथ में लेके आया था। अपनी माँ को आके बोलता है कि ये मेरी बीवी है, इससे मैंने शादी कर ली है। वो अपनी नई बीवी के साथ में
अपने उसी घर में अपनी माँ के पास में रहने लगा। एक दिन उसकी बीवी वॉशरूम करने के लिए रात को जब उठती है, वो बाथरूम के पास में जाती है तो उसकी बीवी को वहाँ पे एक जली हुई औरत दिखाई देती है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन ये बहुत ही चालाक लड़की थी। इसने इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ना ही अपने पति विकास को और ना ही अपनी सास शिवपाली को। उसको वो औरत अब रोते हुए नजर आने लग गई। कभी उसको बोलती कि मेरे को बचा लो, ऐसी उसको आवाज़ें सुनाई देने लग गई। धीरे धीरे विकास की जो नई बीवी थी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, लेकिन विकास अब की बार अपनी माँ के कंट्रोल में नहीं था। विकास उल्टा अपनी माँ को ही डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इस बीवी की तबीयत खराब होने लग गई है, तुमने कुछ ना कुछ किया है। ये सुनकर शिवपाली कुछ ना कुछ उसका इलाज करती है और विकास की बीवी ठीक हो जाती है। विकास अपनी बीवी को लेकर फिर से शहर चला जाता है, लेकिन शिवपाली ने अपनी पहली बहू की आत्मा को वहीं पे बांध लिया था। मरने के बाद में उसने वहीं उसी बाथरूम के पास में बांध दिया था। वो आत्मा इसके घर के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो उस शिवपाली के कंट्रोल में थी। शिवपाली उससे कुछ भी करवा सकती थी। थोड़े दिन में गांव में एक नई चीज़ फैलना शुरू होती है। बहुत सारे लोगों को वही जली हुई लड़की दिखाई देना शुरू करती है। गांव वालों के जो घर थे उनको खटखटाने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले कोई भी उसका गेट नहीं खोलते हैं। वो रोती रोती पूरे गांव में चक्कर लगाती है, सभी को बोलती है कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो जल के मरी थी। लेकिन अचानक से वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। 5-10 दिन का टाइम निकला ही था कि अचानक से गांव में एक चीज़ पता चलती है। गांव में अब धीरे धीरे लड़कों की जान जाना शुरू हो गई थी, जो नौजवान लड़के थे। एक आदमी ने गांव वालों को बताया कि एक लड़का था जो उसे गांव के बाहर एक जोड़ था, उसके पास में नग्न अवस्था में मरा पड़ा मिला है। उसके पीछे भी शिवपाली का हाथ है। जब गांव वालों ने इस चीज़ के बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या हो सकता है, लेकिन गांव वालों को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चला। एक बार की बात है, जो गोपाल हैं, इसके चाचा जी नया घर बना रहे थे। जो उनका पुराना घर था उसको तुड़वा के वो नया घर बनवा रहे थे। गोपाल के जो चाचा की फैमिली थी उनको उन्होंने उनके मामा के घर पे भेज दिया था, और वो जो नया घर बना रहे थे वहाँ पे वो अकेले रहा करते थे। रात को उनको कुछ सुनाई देता है। जब वो आंखें खोल के देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक बहुत सुंदर लड़की उनके घर के बाहर जो पत्थर पड़े हुए हैं उन पे बैठी है। वो उस लड़की के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं दूसरे गांव से हूँ, मैं कहीं से आ रही थी, रात बहुत हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि गांव जाने में अभी बहुत कुछ दूरी तय करनी है, तो सुनसान रास्ते में अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। सुबह जैसे होगी, दिन का उजाला होगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन गोपाल के चाचा को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, उनको कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर गोपाल के चाचा ने बोला कि चलो ठीक है, तुम अंदर घर के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मत बैठो, कोई कुत्ते वुत्ते यहाँ पे बहुत सारे घूमते हैं, तुम्हें काट लेंगे। तो वो लड़की गोपाल के चाचा के घर के अंदर आ जाती है। अभी तक घर बना नहीं था, उसका काम चल रहा था। अंदर आने के बाद जब गोपाल के चाचा ने उसको देखा तो उसकी सुंदरता में गोपाल के चाचा भी खो गए। वो इतनी सुंदर लड़की थी और गोपाल के चाचा को देख के इतनी मुस्कुराहट दे रही थी कि गोपाल के चाचा मदहोश हो जाते हैं। वो लड़की गोपाल के चाचा के पास में आती है और उन्हें प्यार से बोलती है, मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारा दरिया दिल देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। गोपाल के चाचा भी पता नहीं किस जाल में खो गए, किस जाल में फंस गए, और उसके साथ में वो फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं, संभोग क्रिया करने लग जाते हैं। लेकिन संभोग क्रिया करने के बाद में अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और गोपाल के चाचा अचानक से उसे देखते ही कहाँ गई। जब वो दूसरे दिन सभी गांव वालों को बताते कि ऐसे मेरे को रात को एक लड़की दिखाई दी, तो गांव वालों ने उसे बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, गांव में मौतें हो रही हैं और सभी के साथ में एक लड़की दिखाई देती है और वो उनके साथ संभोग क्रिया करके उन्हें मार देती है। पता नहीं तुम्हारे सिर पे किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद था, तुम्हारी जान बच गई। गोपाल के चाचा ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सभी गांव वाले और गोपाल के चाचा वहाँ से किसी तांत्रिक के पास में जाते हैं। तांत्रिक के पास में जाकर वो सारी चीज़ें बताते हैं
तो तांत्रिक उन्हें बोलते हैं कि ये सारा काम तुम्हारे गांव में वो शिवपाली रहती है उसका किया धरा है, और वो अपनी बहू को सभी नौजवान लड़कों के पास में बेचती है। उन्हें अपने जाल में फंसाकर वो उसके पास में लेके आती है और शिवपाली उसकी बलि देती है। बलि देकर वो अपने आप को शक्तिशाली बना रही है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा इसका कुछ उपाय, कुछ हल कीजिए, हमारा ऐसे तो गांव खत्म हो जाएगा। तो तांत्रिक बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करना मेरी बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप किसी और के पास में जाइए, और हो सकता है शिवपाली अपनी ये बातें भी सुन रही हो, तो आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, ना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सभी गांव वाले वहाँ से आ जाते हैं और बैठ के सारे आपस में बात करते हैं कि ऐसे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, अब पता नहीं अगला नंबर किसका है, वो किसकी बलि लेगी। तो सभी गांव वाले दूसरे दिन किसी और तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उनको एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक मिलते हैं। उन तांत्रिक को वो सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो तांत्रिक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गांव में अभी नहीं आ सकता, मुझे 5-7 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद में मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा। तो ये गांव वाले वहाँ से आ जाते हैं। 1-2 दिन बाद में ये गांव वाले नोटिस करते हैं कि इन्हें ना तो वो शिवपाली दिख रही है, ना ही किसी गांव में मौत हो रही है, ना ही उस बहू की आत्मा किसी को दिखाई दे रही है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे तो इनको शिवपाली से कोई मतलब नहीं था, इन लोगों ने बातें करना उससे बंद कर दिया, उस घर से दूरी बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इनकी नज़र कहीं ना कहीं शिवपाली के घर पे रहा करती थी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से शिवपाली कहाँ चली गई। फिर थोड़ा टाइम निकलता है और वो तांत्रिक बाबा इनके गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा के साथ में सभी गांव वाले उसके घर के पास में जाते हैं और तांत्रिक बाबा उस औरत को ललकारते हुए बोलते हैं कि ए डायन, बाहर निकल, आज तेरा अंत आ गया है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। 2-3 बार तांत्रिक बाबा ने बोला, लेकिन अंदर से जब कोई जवाब नहीं आया तो गांव वाले थोड़ा हिम्मत करके उसके घर का जो दरवाजा है वो तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में जब वो अंदर जाते हैं तो वो देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवपाली उसी बाथरूम के सामने जहाँ पे उसकी बहू जलकर मरी थी, उसी बाथरूम के सामने आधी जली हुई मरी हुई पड़ी है। गांव वालों ने ये जब देखा तो गांव वालों में एक अजीब सी खुशी की लहर आ गई कि अच्छा हुआ, एक आफत जिसका पीछा छूटा, जिससे हम परेशान थे। जैसे ही गांव वाले उसके पास जाते हैं तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि इसके पास में मत जाओ, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, यहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी, ये बहुत ही शक्तिशाली थी, इसने बहुत सी सिद्धियाँ कर रखी हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि इसका कोई परिजन नहीं है क्या जो इसकी अंतिम संस्कार कर सके। तो गांव वालों ने बताया कि इसका एक बेटा है। तो तांत्रिक ने बोला उस बेटे को बुलाओ। सभी गांव वालों ने उसे ये न्यूज़ पहुंचाई उसके बेटे तक कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, मर चुकी है। तो उसका बेटा गांव में आता है, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे उसी घर में एक पूजा की जाती है जहाँ पे उसका बेटा भी शामिल होता है, क्योंकि बेटे को पता था कि उसकी माँ क्या करती थी, कैसे कैसे वो काली पूजा किया करती थी। उसमें वो शामिल होता है। वो पूजा होने के बाद में गांव उस डायन से मुक्त होता है। उसके बाद से गांव में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखा आपने डायन का असली रूप क्या होता है, डायन कैसे रूप बदल के किसी को अपने वश में करके कैसे बलि देती है। अगर स्टोरी आपको पसंद आती है, अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। और अगर ऐसी स्टोरियाँ आपको सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में जैसे ही मैं कोई नई स्टोरी अपलोड करूँगा आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी स्क्रीन पे pankaj325498@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। और बहुत ही जल्द मैं अपना फेस कैम आप सभी लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।